हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एंड स्वागत करता हूं मैं आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में। आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिसंबर 2022 में आखिरी बार क्वेश्चन आया था प्लेस ऑफ सप्लाई का। उसके बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई दोनों के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, तो इसको 100% छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। एंड मोर ओवर एमसीक्यूज में तो ये पक्का ही पक्का आता है, तो एमसीक्यूज के लिए एटलीस्ट अपने को पढ़ना पड़ेगा। बट जो भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी एक बार देखने पड़ेंगे। इसके लिए आज हम लोग ये प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्स 40-45 मिनट लगेंगे अपने को ये क्वेश्चन बैंक करने के लिए। छोटा ही है, कुछ लगभग 10-11 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। वार्म अप करते हैं थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। बराबर है, हम जानते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में दे रखा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो भैया लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, फिर उसी में एक और चीज दे रखी है कि अगर मल्टीपल स्टेट्स में दिया है तो हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट जहां से ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या जहां से ये जा रही है, वहां पे हर एक स्टेट में इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सपोज अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट्स। अगर दिल्ली से मुंबई आपने रोड बनाया जिसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स आ रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे रही है तो सेक्शन 12(3) लगेगा। बराबर, और अगर मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई हो रहा है तो वहां पे बोला गया है कि भैया सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। हर एक स्टेट में सप्लाई हुआ ये माना जाएगा। तो जितने भी स्टेट से ये रोड पास हो रहा है वहां वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। और वैल्यू किस हिसाब से प्रोपोर्शनेट की जाएगी, वैल्यू प्रोपोर्शनेट की जाएगी एरिया के हिसाब से। मतलब मान के लो 2-3 स्टेट्स में जा रहा है तो स्टेट 1 में 500 किलोमीटर है, स्टेट 2 में 1000 किलोमीटर है, स्टेट 3 में 300 किलोमीटर है। तो 500:1000:300 इस रेशो में वैल्यू को डिवाइड करते हैं। हमने ये क्लास में बहुत सारी बातें कर रखी है। ठीक है, ये आंसर दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी मेड in each of the respective state in proportion to the value of service separately collected or determined as per the terms and conditions of a contract under section 12(3). बराबर है, मतलब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था। इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रहता, ऐसा इन्होंने बता दिया है। बट अगर मल्टीपल स्टेट्स में रहा तो क्या होता है, तो भैया हर एक स्टेट में जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। वैल्यू डिवाइड होगी on the basis of area। ठीक है, डन। What would be the place of supply provided by event management company for organizing a sporting event। यहां पे बात कर रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने की फॉर अ स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स। अगेन सेम है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वाली सर्विस देखोगे तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 में आता है। जो बच्चे अभी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भैया भाइयों बहनों कृपया करके शांति से ये सुन लीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज भी बन सकते हैं इसी टाइप से। ठीक है, तो प्लीज सुन लो। ऐसा नहीं है कि भैया एग्जाम में आता ही नहीं है तो भैया छोड़ ही देना है। अभी मत छोड़ो ना, एग्जाम के दिन छोड़ना। अभी तो मत छोड़ो, अभी तो क्लास में कर लो एटलीस्ट यार। तो 12(7) क्या बोलता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है आपने तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आपको याद होगा सेक्शन 12(7), तो 12(7) कह रहा है कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट है तो वहां पे जहां इवेंट हो रहा है, जहां पे इवेंट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई आता है। ठीक है, तो अगर, और अपन ने ऐसा ही इस टाइप का एक क्वेश्चन क्लास में भी कर रखा है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में है कवर्ड, कि अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में दे रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को, जैसे आपने दिया महाराष्ट्र में दिया, गुजरात में दिया, कर्नाटका में दिया, बट रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है,
उसके अलग अलग स्टेट्स में इवेंट हो रहे हैं। तो अब अलग अलग स्टेट में, मल्टीपल स्टेट में इवेंट्स हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पे मल्टीपल स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा? नहीं, क्योंकि ये बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसको आप कहीं पे भी सर्विस दो, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करके देने की, तो उस केस में जहां जहां जिस जिस प्लेस में जिस जिस स्टेट में इवेंट हो रहे हैं, उस स्टेट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, बराबर है। और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसको डिवाइड किया जाएगा, दैट वुड बी एज पर द वैल्यू ऑफ सर्विस और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, हाँ। तो ये दे रखा है, इन केस ऑफ एन इवेंट इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इज लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन मतलब रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। However, if recipient is not registered, place of supply is the place where the event is held. If event is held in multiple state and a consolidated amount is charged, मतलब कोई बंदा हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, 3 अलग अलग स्टेट्स में इवेंट करवा रहा है और अमाउंट कंसोलिडेटेड चार्ज कर रहा है। देखो, अगर तीनों स्टेट्स के लिए अलग अलग अमाउंट चार्ज किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी बात चल रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन की। रजिस्टर्ड पर्सन का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रहेगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अगर अलग अलग अमाउंट चार्ज किया है, महाराष्ट्र के लिए अलग, गुजरात के लिए अलग, कर्नाटका के लिए अलग, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सबका अपना अपना अमाउंट है, सबका अपना अपना पीओएस निकलेगा। बट अगर तीनों के लिए एक सिंगल इनवॉइस चार्ज करा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ईच सच स्टेट इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। However, this is applicable only if recipient is unregistered, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखो क्या दे रखा है, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट। अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे ऊपर बोला है ना कि इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में बात ही नहीं हुई महाराष्ट्र का कितना है, गुजरात का कितना है, कर्नाटक का कितना है, तो फिर हम उस केस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेंगे, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप जब फाइनल में जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रेट दिए हुए हैं और एसबीआई के रेट्स दिए हुए हैं। मतलब उस क्वेश्चन में बेसिकली, अभी नहीं, इंटर में नहीं, फाइनल में आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन में बेसिकली फॉरेन करेंसी में अपने को पैसा आ रहा है, ठीक है, और फॉरेन करेंसी और टैक्स लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है उस पर। तो फॉरेन करेंसी को जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, तो एसबीआई का रेट लेना है, कन्वर्जन रेट, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कन्वर्जन रेट लेना है। तो आंसर इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से रेट लेना है। ये रूल 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट बोलता है, ठीक है। हाँ, चलो, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। मतलब मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया मैंने जितना बताना था। बाकी तो आपके बुक में सेम लिखा है, ये चीज नहीं लिखी है क्योंकि ये फाइनल का है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इफ अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड बैक टू मुंबई। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सेक्शन बताइए, सेक्शन बताइए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का क्या है। जिनको नहीं पता, सेक्शन 9 है, और आदमी मुंबई से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से वापस मुंबई आ रहा है, तो भैया ये रिटर्न जर्नी है। और बुक के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी माना जाता है। इवन इफ आपने दोनों की टिकट साथ में बुक करी है, या दोनों के लिए आपको साथ में इनवॉइस मिला है, या दोनों के लिए आपको साथ में एक ही टिकट मिली है, तो भी इनको सेपरेट जर्नी माना जाता है, ठीक है। और 12(9) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां से आप एम्बार्क करते हो, जहां से आप बोर्ड करते हो, जहां से आप बैठते हो, मैंने बता रखा है, लिखा है अपन ने बुक में, एम्बार्केशन के ऊपर ऐसा एरो करके बैठते, ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली के लिए कहां से बैठोगे, मुंबई से, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और दिल्ली से मुंबई के लिए दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
इफ पर्सन इज रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड जर्नी मुंबई टू दिल्ली के लिए मुंबई रहेगा प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, ठीक है। रिटर्न जर्नी सेपरेट जर्नी है इवन इफ बुक टुगेदर, और यहां पे लिखा नहीं है दिल्ली से मुंबई के लिए क्या रहेगा, पीओएस विल बी दिल्ली, ठीक है, डन, ओके। अगला क्वेश्चन, इसका एक काम करना चाहिए, आंसर छुपा देना चाहिए, आंसर से बहुत दिक्कत हो जा रही है सर। अब सोचिए, अ पर्सन गोज फ्रॉम मुंबई टू कुल्लू मनाली, मुंबई से आप मनाली घूमने गए हैं, एंड टेक सम सर्विस फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली, वहां के आईसीआईसीआई बैंक है, वहां से आपने सर्विस लिया है मनाली से, तो बताइए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। कुल्लू मनाली गए, आप रहने वाले कहाँ के हो, मुंबई के हो। अब ऑब्वियसली अगर आप मुंबई के हो तो आपकी मनाली के बैंक के अंदर अकाउंट तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। मतलब जो सप्लायर है आईसीआईसीआई बैंक ऑफ मनाली, उनके पास उनके रिकॉर्ड्स में आपका एड्रेस नहीं रहेगा, ऐसा मैंने आपको एक हिंट दिया है। आप मेरे को जवाब बताइए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। हाँ, बैंकिंग सर्विस सेक्शन कौन सा है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको नॉन रेजिडेंट की बात लग रही क्या, कि आदमी इंडिया के बाहर है, सप्लायर तो कौन है, सप्लायर कौन है, आईसीआईसीआई बैंक मनाली इंडिया में है, ये आदमी कहाँ का है, मुंबई का है, ये भी इंडिया में है, सेक्शन 12 ही लगेगा, कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 12 ही लगेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जो ब्रोकर वोकर की सर्विस है, और बैंक की सर्विसेज को लगता है 12 सेक्शन 12 बराबर। वो कहता है कि अगर भैया एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एंड अगर एड्रेस नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। मतलब एड्रेस है, मतलब अरे इफ द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में, क्या लिखते हैं इंग्लिश में, इफ एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, then location of recipient. If address of recipient is not available in the in the records of supplier, then location of supplier. Your place और my place वाला कॉन्सेप्ट है ये। और इसका अपन ने क्वेश्चन भी करा था कि जहां मैंने आपको बताया भी था, जहां मेरा खुद का अकाउंट है उस बैंक के पास मेरा एड्रेस रहेगा, बट अगर मैं कहीं घूमने गया, जो बैंक का मैं रेगुलर कस्टमर नहीं हूं, वहां से मैंने डीडी बनवाया, याद है आपको, डीडी बनवाया था अपन ने, जिसके लिए बैंक ने चार्जेस लिए थे, और उस चार्जेस पे जीएसटी लगता है, बैंक के जो डीडी बनाने के चार्जेस है उस पे जीएसटी लगता है। तो बैंक ने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ था, देखो सप्लायर क्या बोलता, योर प्लेस और माय प्लेस, इफ योर प्लेस इज विथ मी योर प्लेस, इफ योर प्लेस इज नॉट विथ मी माय प्लेस। अब अगर एड्रेस अवेलेबल है रेसिपिएंट का तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब ये बैंक मनाली की जो बैंक है, क्या ये जो मुंबई का आदमी है, क्या मुंबई का आदमी मनाली के बैंक का कस्टमर होगा, रेगुलर कस्टमर, मतलब मुंबई से वो रोज मनाली जाता है बैंक में से पैसा निकालने या बैंक में पैसा डिपॉजिट करने है, नहीं, तो भैया एड्रेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब मनाली, ठीक है, मनाली आंसर आना चाहिए। लेट्स सी दिस, सेक्शन 12 लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। अब ये हिमाचल प्रदेश आंसर में दिया है, बट क्वेश्चन में अगर सिर्फ मनाली लिखा है ना, तो आपने मनाली लिख दिया, आपका काम हो जाएगा। अब आपको नहीं पता होगा कि मनाली हिमाचल प्रदेश में आता है, तो आपका जीएसटी में थोड़ी मार्क काटेंगे, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आना चाहिए, बात खत्म है। नहीं तो एक बच्चा बोले सर सारी स्टेट्स के ना सिटी के नाम याद करने चालू कर देता हूं मैं, नॉनसेंस, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करो। ओके डन। अब देखो ये आदमी रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, ये बताया भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे एड्रेस से मतलब है। तो ऐसे बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर जिस बच्चे ने प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स जिसको याद नहीं है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे सर ये आदमी जो मुंबई से आया है मनाली में, ये रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अरे वो रजिस्टर्ड रहो अनरजिस्टर्ड रहो, तेल लेने गया, कोई काम नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। डन। हाँ। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। सर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है? नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। गेट्स हिज ट्रैवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। ये अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेता है मुंबई के अंदर। और ये आदमी कहाँ का है? गुरुग्राम का है। बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए जल्दी से, प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए, और सेक्शन कौन सा लग रहा है वो भी बताइए जल्दी, कम ऑन। हाँ, सेक्शन कौन सा लगेगा? अरे सब कुछ इंडिया का ही है, सप्लायर भी इंडिया में, रेसिपिएंट भी इंडिया में। सेक्शन 12, 13 लगेगा भैया। ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ का ये आदमी? गुरुग्राम का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुरुग्राम। ठीक है, अब इंश्योरेंस में सर एड्रेस नहीं रहा, तो मैंने आपको बचपन में ही बताया था कि भैया ये मरवर गया तो पैसे घर पे भेजने पड़ेंगे ना, तो एड्रेस लेके रखेंगे। याद करना, मेरी एक एक बात याद करो, मैं कुछ भी टाइम पास के लिए नहीं बोलता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि भैया इंश्योरेंस ले रहे हो, मरवर गए तो घर पे पैसा देना पड़ेगा ना, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे हमेशा एड्रेस लेती है। सर फिर बैंक भी तो लेती होंगी? अरे नहीं, आप कोई भी बैंक में जा सकते हो, बैंक से ज्यादा काम पड़ता है इंश्योरेंस वालों से। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात के लिए इंश्योरेंस कंपनी में जा रहे हैं अपन, नहीं, बैंक डे टू डे पर्पज में अपने काम आती है, बट इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक बार इंश्योरेंस लेने के वक्त और दूसरे बार अगर चले गया तो काम आती है। डन है? हाँ। ये भैया ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ओशियन फ्रेट का है। ठीक है, अब सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2018 में आया था, मतलब आपका ये ओल्ड सिलेबस था। और ओल्ड सिलेबस में आईडीटी 100 मार्क्स का होता था, और 100 मार्क्स का होने की वजह से सिलेबस बहुत ज्यादा था। अब सिलेबस कम हो चुका है, तो तब ये पॉइंट कंसेप्ट कवर्ड था। अभी ये कॉन्सेप्ट कवर्ड नहीं है। ठीक है, बट फिर भी इस कॉन्सेप्ट में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, क्यों बता रहा हूं समझो। देखो, इंडिया के बाहर से, फॉरेन कंट्री से इंडिया में कोई शिप आ रही है, कोई शिप इंडिया में आ रही है, और ये जो गुड्स लेके आ रही है ना, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो CIF है, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो जो आदमी इंडिया के बाहर से हमको भेज रहा है, तो इंडिया के बाहर से लेके आ रहे, मतलब अपन कौन हो गए? इंपोर्टर। ये हो गया एक्सपोर्टर। ये एक्सपोर्ट करना है ना इंडिया में, तो इंडिया वाला इंपोर्टर है। तो इंडिया वाले ने इससे जो कॉन्ट्रैक्ट करा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है CIF बेसिस का, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ठीक है, ये कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट मैं और डिटेल में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ सुन के रख दो। अब ये आदमी इंडिया वाले को गुड्स देगा, प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स दे दिए, गुड्स इंडिया में पहुंचा के देगा, गुड्स पूरे के पूरे इंडिया में पहुंचाएगा। तो जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू पे दो चीजें लगेगी, एक लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी और दूसरा लगेगा IGST। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वाली वैल्यू है। मतलब इसने बोला ना, अरे समझो ना आप, कोई आदमी आपको होम डिलीवरी दे रहा है, वैसे ये फॉरेन से इंडिया में हमको होम डिलीवरी दे रहा है इंडिया में, तो ये जो पैसा लेगा वो गुड्स का लेगा, प्लस ट्रांसपोर्ट का भी लेगा, प्लस इंश्योरेंस का भी लेगा। CIF कॉस्ट, I फॉर इंश्योरेंस और F फॉर फ्रेट। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, तो ये जो आदमी ने हमसे पैसा लिया है ना, ये जो वैल्यू है, इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और उस वैल्यू पे हमको BCD और IGST लग चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में सवाल ये आया था कि भैया ये जो फ्रेट लिया है ना, ओशियन फ्रेट,
क्योंकि ये समुद्र से आ रहा है ना, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं ना, उसको बोलते थे ओशियन फ्रेट। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये वैल्यू पे जीएसटी तो लगता ही था, साथ में अलग से ये जो ओशियन फ्रेट है उस पे भी अलग से जीएसटी लगता था। ये पहले होता था, मतलब ये जो फ्रेट की वैल्यू है ना, इस पे 2 बार जीएसटी लगता था। एक बार जब सीआईएफ वैल्यू में इंक्लूडेड रहता था तब, और दूसरे बार वापस से। तो उस चीज को गार्डन सिल्क मिल्क केस लॉ में खत्म कर दिया। ठीक है, ये बोल के कि भैया ओशन फ्रेट पे ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी लगता है। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोल रहा था, भैया उस पे जीएसटी फिर से लगाएंगे हम, उस पे जीएसटी फिर से लगाएंगे हम। तो फिर जवाब ये आया कि नहीं 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 लगा सकते। ठीक है, डिपार्टमेंट अपील हैज बीन डिसमिस्ड। भैया डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या बोलता था, इट इज स्टेटेड इन द नोटिस दैट ही इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन ओशन फ्रेट। ओशन फ्रेट पे तेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है, इंडिया है। तो फिर जवाब ये आया था कि नहीं नहीं भैया गलत बात बोल रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप काट देना। मतलब ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी लिखा है कि आईजीएसटी इज पेबल ऑन ओशियन फ्रेट। नहीं नहीं नहीं, पेबल नहीं है। इट इज नाउ नॉट पेबल, नाउ इट इज नॉट पेबल, अर्लियर इट वाज पेबल। ठीक है, नाउ इट इज नॉट पेबल। आईजीएसटी यहां पे लिख देना नॉट पेबल ऑन ओशियन फ्रेट, अभी नहीं पेबल है। ठीक है, 2018 में इट वाज पेबल, अभी इट इज नॉट पेबल। 2022 में ओशियन फ्रेट पे का जीएसटी हटा दिया है, फाइनल में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। आंसर मैं छुपा दे रहा हूं, एक बार आप पढ़िए। और अगर पढ़ के आपको लग रहा है कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा सर, वो क्या कहते हैं उसको, सेक्शन कौन सा लगने वाला है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ये देखो ना यहाँ पे क्या है, एम ट्रेड लिंक्स ऑफ न्यू दिल्ली आर अपॉइंटेड एज कमीशन एजेंट by a foreign company for sale of its goods to Indian customer. In lieu of their services, MN Trading received a fixed percentage of commission. कमीशन का सेक्शन कौन सा है, इंटरमीडियरी की सर्विसेज। मैंने आपको बताया था एजेंट या ब्रोकर, और उसमें एक और चीज अपन ने लिखी थी, सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता। ये सब कॉन्ट्रैक्टर है क्या, नहीं, ये एजेंट है। ये कौन है भैया, ये बंदा है एजेंट। सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 का क्लॉज बी। ठीक है, अरे एक फॉरेन कंपनी है ना, एमएन ट्रेड लिंक ऑफ न्यू दिल्ली, ये सर्विस दे रही है किसको, फॉरेन कंपनी को, उनका सामान बेच के देने की। तो ये इंटरमीडियरी है, ये एजेंट है इनकी, तो ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है एजेंसी सर्विसेज के। तो सप्लायर या रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, सेक्शन 13 लगता। 13(8) का पॉइंट क्लॉज बी, 13(8) का क्लॉज ए क्या था, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी की सर्विसेज, अकाउंट होल्डर्स को। क्लॉज बी था इंटरमीडियरी सर्विसेज, और क्लॉज सी था हायरिंग ऑफ कन्वीनियंस इंक्लूडिंग yacht other than aircraft and vessel for a period of up to 1 month। ठीक है, 13(8) बी में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है यहां पे बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। ये हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर, डन। अब देखो, ओपी फैब्रिकेटर्स ऑफ मुंबई हैज टेम्पररीली इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ कस्टमर लोकेटेड इन हांगकांग। अगेन सेक्शन 13 दिख गया मेरे को, टेम्पररीली गुड्स इंपोर्ट करे हैं, गुड्स को टेम्पररीली इंपोर्ट करा है, रिपेयर करेंगे एंड बाद में गुड्स को वापस भेज देंगे विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 लगता है। सर्विस रिक्वायरिंग, बोलो 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 बोलो, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और पर्सन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। ये गुड्स को लाया, रिपेयर करे, वापस भेज दिए। तो 13(3) का जो ए पॉइंट था वो क्या बोलता था, लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पे सर्विस करी गई है परफॉर्म, बट ये इंपोर्ट करना और वापस से भेज देना। दूसरा एक और था रॉ डायमंड का, रॉ डायमंड को इंपोर्ट करा, यहाँ पे कटिंग करी, फिनिशिंग करी, पॉलिशिंग करा और वापस से एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये एक्सेप्शनल केसेस थी,
यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है। मैं बताऊँ आपको, देखो ना, ये देखो यही है एक्सेप्शन, टेम्पररीली इंपोर्ट करा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहाँ पे ही लिख दिया था, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रॉ डायमंड। और ये क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं अपन ने, पूरे इतने सारे क्वेश्चन करे, ये रॉ डायमंड का क्वेश्चन, ठीक है, ये मशीन को इंपोर्ट करने का क्वेश्चन, एक्सपोर्ट है, नो जीएसटी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है बेटा तुमको, सब। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये फुद्दू बुद्दू, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। यहाँ पे हांगकांग रहेगा और इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। एंड एयरलाइंस लोकेटेड इन न्यू दिल्ली हैज हायर्ड एयरक्राफ्ट फ्रॉम फॉरेन एयरलाइंस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days। क्या हायर करा? एयरक्राफ्ट हायर करा। अगर आप यहां आ जाओगे ना सेक्शन 13(8) में, तो यहां पे लिखे हुआ है हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 month एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट और वेसल। एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में 13(8) नहीं लगता। तो यहां पे भैया एयरक्राफ्ट हायर करा है 15 दिन के लिए, ठीक है, 1 महीने से कम है, पर यहां पे 13(8) नहीं लगता। 13(8) नॉट एप्लीकेबल फॉर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के लिए और वेसल अब 13(8) नहीं लगता, तो फिर क्या करेंगे? डिफॉल्ट सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। बताइए आंसर क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी बताओ, कम ऑन फास्ट। हाँ जी, 13(2) क्या बोलता है? अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। एयरलाइंस कहा कि न्यू दिल्ली की, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज न्यू दिल्ली। रेसिपिएंट कौन है? सप्लाई कौन कर रहा है? एयरक्राफ्ट किराए पे कौन दे रहा है? फॉरेन एयरलाइंस, तो वो सप्लायर है। यूवी एयरलाइंस को किराए पे दे रही है, यूवी एयरलाइंस रेसिपिएंट है, ध्यान में रखना बात, ठीक है। सेक्शन 13(8) एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट को सेक्शन 13(8) नहीं लगता। इतना बारीकी से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अपन इसके आंसर्स क्या है। तो अरे यार रुको, इसके आंसर्स की फाइल अलग खोल लूं क्या एक? हाँ देखो, यहाँ पे आ गया। पहले केस में अपना क्या आया था? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। दूसरे में हांगकांग और तीसरे में न्यू दिल्ली। 13(2) हांगकांग, न्यू दिल्ली, 13(2) बराबर है, डन है। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन रहता है जब वैल्यू दी रही, एकदम सिंपल। अगर आपको याद होगा तो अपन ने करा था एक, ठीक है, ऐसी यही सेम क्वेश्चन करा था, बस यहाँ पे 50 करोड़ दे रखा है, वहां पे शायद 50 days था कुछ। अदीना ग्रुप बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ध्यान से ध्यान से, अदीना ग्रुप इवेंट ऑर्गेनाइजर है, न्यू दिल्ली में है, इंडिया में है। ऑर्गेनाइज्ड मिस इंडिया ब्यूटी पीजेंट इन इंडिया इन द फॉलोइंग सिटीज फॉर मेसर्स पीसीसी मिस इंडिया। ये इनके लिए, मतलब ये हो गए रेसिपिएंट और ये हो गए सप्लायर। अरे भैया अदीना ग्रुप ने ही तो इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस दिया है। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है भैया, जल्दी से। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। और क्या दोनों, पहले तो बताओ सेक्शन कौन सा लगेगा? 12 की 13 सेक्शन कौन सा लगेगा बताइए? 12 की 13, 12 लगेगा भैया, 12 लगेगा। 13 में तो एडमिशन वाली और इवेंट वाली सर्विसेज एक साथ ही है, बट 12 में अलग अलग है। पहले एडमिशन की सर्विसेज थी, फिर इवेंट वाली सर्विसेज थी, ठीक है। सेक्शन 12 लगेगा यहाँ पे, याद रखिएगा, सेक्शन 12। और उसका भी लगेगा 12 का 7। 5 ट्रेनिंग अप्रेजल था, 6 एडमिशन वाला था, और 7वां था इवेंट ऑर्गेनाइजर। तुमको याद नहीं होगा ना तो बुक खोल के देख लो, मैं बुक का पेज नंबर मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। टीटी का बुक है यार, छोड़ो, देख लो।
हाँ, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अरे अभी तो अपन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की और सर्विस देखी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा भाई, हाँ कि ना? जो कहा है कोलकाता में लोकेटेड है। अब अगर इसने मल्टीपल स्टेट्स में दिया है, 1 2 3, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे बताइए? मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गलती है, आपके हिसाब से बताओ क्या है? क्योंकि देखो इवेंट हेल्ड हो रहा है, ये कहां पे डिपेंड करता है? अभी ऊपर तो एक क्वेश्चन करा अपन ने, ये वाला इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाला, यही तो मैंने आपको बताया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही रहेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तब जाके अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि इवेंट कहाँ हेल्ड हो रहा है, इससे कहाँ फर्क पड़ता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। देखो ना यहाँ पे, अरे यार देखो, ये तो 13/5 है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाली। जब दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर है, अगर आप 12/7 पे आओगे, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हो रहा है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आता है, बराबर। और यहाँ पे नीचे दे रखा है मैंने कि अगर मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है और कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज करा तो हर एक स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, बट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही रहेगा। ये जो एप्लीकेबल है ना, हर एक इवेंट हर एक स्टेट में रहेगा, दिस इज ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि भैया इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इन्होंने ब्यूटी विजन की सर्विस दिया मेसर्स पीसीसी मिस इंडिया, जो रजिस्टर्ड है कोलकाता में। पहली बात तो देखो ये सप्लायर न्यू दिल्ली के है, ठीक है, बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, सप्लायर दिल्ली का है। रेसिपिएंट मेसर्स पीसीसी मिस इंडिया जो कोलकाता की है, मतलब पक्का है सेक्शन 12 ही लगना है और 12/7 ही लगना है, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस दे रही है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, चाहे मल्टीपल स्टेट्स में क्यों ना हो रहा हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी कोलकाता, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या दे रखा है? ये बिल्कुल गलत है, ये आंसर सरासर गलत है, ठीक है। अब हो सकता है दिसंबर 18 के हिसाब से आंसर होगा, तब अलग लॉ होगा। इसको फाइंड प्लेस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज क्लियर डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स दे रखी है, तो यहां पे कर दीजिए, एक काम करिए, यहां पे कर दीजिए आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, तब जाके जहां पे इवेंट हो रहा है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो अगर इवेंट दिल्ली में हो रहा है, 15 दिन का इवेंट दिल्ली में है, 30 दिन का चेन्नई में है और 25 दिन का कोलकाता में है, फीस है 15 करोड़, 15 दिन के लिए 15 करोड़, मतलब एक दिन का 1 करोड़, 20 दिन के लिए 20 करोड़, 25 दिन के लिए 25 करोड़, टोटल 60 करोड़ की फीस है। तो क्लियर डिटेल्स दे रखी है, तो 15 करोड़ के लिए जो 15 दिन में न्यू दिल्ली, 15 दिन के लिए न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई 15 दिन न्यू दिल्ली रहेगा। और सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर भी न्यू दिल्ली का है, न्यू दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST प्लस SGST, क्योंकि दिल्ली इज अ हाफ स्टेट जिसका अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, तो दिल्ली का SGST एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे SGST लगेगा, दिल्ली यूटी है बट स्टेट लेजिस्लेचर वाली, तो वहां पे SGST एक्ट है, ठीक है। 20 दिन चेन्नई में, तो 20 दिन के 20 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी चेन्नई, लोकेशन ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली है, तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा, IGST लगेगा। और अगले 25 दिन के लिए कोलकाता आएगा, ये आ गया 60 करोड़ ऐसा अमाउंट, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज 50 करोड़, मतलब ये 60 दिन के लिए 50 करोड़ है, 50 करोड़ है डिवाइड बाई 60 डेज के लिए,
मतलब पर डे निकालना पड़ेगा। 50 डिवाइड बाई 60 ये हो जाएगा पर डे। हाँ कि ना? अरे 50 करोड़ 60 दिन के लिए, तो एक दिन का निकालो ना कितना है। 50 डिवाइड बाई 60, तो यहां पे दिल्ली के लिए कितना होगा? दिल्ली के लिए कितना होगा? 15 इंटू 50/60, ऐसे कर लो डायरेक्टली। 15 इंटू 50/60, 1,000 4,000 12.5। 20 इंटू 50/60, 1,000 3,000 16.66, 16 बराबर है। और ये 25 के लिए क्या होगा? 25 इंटू 50/60, 0 कट गया। 25 इंटू 5 125 डिवाइड बाई 6, 125 डिवाइड बाई 6 आ रहा है लगभग कुछ 20.5/6 आएगा। कुछ तो आएगा 20.5/6, हाँ 20.83 आएगा। डन है। इस तरीके 12.5 16.67, ठीक है ना? ये पर डे निकाला मैंने, पर डे। अब मैं क्या कर सकता था, इसकी वैल्यू निकाल के इसको 15 से मल्टीप्लाई करता था तो ये आ जाता था, 30 से मल्टीप्लाई करता ये आता था, और 25 से करता तो ये आ जाता था। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन सेम हमने करा था, बट वहां पे ना 1.2 आंसर आया था। 50 डेज के लिए 60 करोड़ था वहां पे 50 डेज के लिए 60 करोड़ था, तो एक दिन का 1.2 CR हो गया था अपना, अगर आपको याद है तो। ठीक है, 9th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर छुपाना पड़ेगा। लेट्स डू इट गाइस, करिए। और अभी देखा देखा है, मतलब अब सारा कुछ नया नहीं है इसमें, देखा देखा ही लग रहा होगा। करिए इसको जल्दी से। जिन बच्चों ने नहीं करा है प्लीज पॉज करके कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सत्यनारायण एन आर्किटेक्ट सिचुएटेड इन कोची। आर्किटेक्ट आ गया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंगेज बाय एबीसी बिल्डर कोची, दोनों कोची कोची के हैं। सप्लायर ये आर्किटेक्ट सर्विस देने वाला है, ये एबीसी बिल्डर सर्विस लेने वाले हैं। आगे का पता ही है मेरे को। ठीक है, रेसिपिएंट सप्लायर दोनों इंडिया में है। सेक्शन 12 लगेगा पहले केस में तो। ठीक है, टू ड्रॉ अप अ बिल्डिंग प्लान फॉर प्रपोज बिल्डिंग, और बाप रे, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। क्या यहाँ पे सेक्शन 13 लगेगा? क्या यहाँ पे ए वाले केस में सेक्शन 13 लगेगा? नहीं, सेक्शन 13 कब लगता है? जब सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर हो। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, याद करिए मैंने आपको बताया था, स्पेशल नोट में लिखा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके क्वेश्चन भी करे हुए हैं हमने। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लास में अगर यहाँ देखो राइट टिक भी करवाया हुआ है मैंने, क्लास में अगर ध्यान में देते थे ना तो बहुत काम का हो जाता था। इसको कंफ्यूज मत करना सेक्शन 13 के साथ, क्योंकि उसमें दोनों में से सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर होना। यहाँ दोनों इंडिया के अंदर है और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? एबीसी कोची, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोची। आ जाएगा भैया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आया बताइए? कोची आया है। ठीक है, हाँ, हो जाएगा। कोची कहाँ आता है ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केरला आता है। आप कोची लिख दो, आंसर आ जाएगा, आपका मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला वापस से। आदित्य स्पिनर्स लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट बैंगलोर। ठीक है, हैज एंगेज्ड मेसर्स टेक्समैक्स पी लिमिटेड कोयम्बतूर। बैंगलोर और कोयम्बतूर एंगेज करा है, मतलब वो सप्लायर है, वो सर्विस देगा कुछ तो भी। तो भैया यहाँ पे भी सेक्शन 12 ही आएगा। पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 12 आ रहा है 13 आ रहा है। डीलिंग टेक्सटाइल टू सप्लाई ब्लू रूम
blow room machineries for the farmers spinning unit to be held set up at तमिलनाडु। भैया मशीन सेटअप कर दो, कहाँ पे? होसर, तमिलनाडु में। मशीनरीज आर सप्लाइड इन कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन एट होसर यूनिट। नॉकडाउन कंडीशन, असेंबल करके बिना पार्ट पार्ट आए थे और असेंबल करी गई थी होसर यूनिट में। अच्छा नहीं, कहाँ पे? टेक्नीशियंस ने होसर के अंदर ही करी होंगी, मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि होसर में सेटअप होने वाला है। सारा नॉकडाउन कंडीशन में आया है, मतलब कंपोनेंट्स आए हैं और होसर में सेटअप होंगे, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और होसर यूनिट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं होना है, ठीक है ना? होसर यूनिट रजिस्टर्ड नहीं होना है। बट ये कौन है भैया? टेक्समैक्स नहीं, आदित्य स्पिनर्स लिमिटेड, इनको दिया ना होसर यूनिट। तो बाद में रजिस्टर जब हो जाएगा, हो जाएगा, जब हो जाएगा, हो जाएगा। हमको क्या करना है यहाँ पे? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपने कोई इंस्टॉलेशन की सर्विसेज लिया है, गुड्स, यहाँ सेक्शन 12 नहीं, यहाँ सेक्शन 10 लगेगा। गुड्स इंस्टॉल्ड एट साइट, सेक्शन 10 लगता है, 12 नहीं, सेक्शन 10। अपन तो 12 के ही इतने फिराक में थे कि 12 लिख दिए। सेक्शन 10 लगेगा। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी होसर। और यहां पे लिख दिया है ना तमिलनाडु, तो हमको लिखना पड़ेगा तमिलनाडु। यहां पे हमको लिखना पड़ेगा बच्चा पार्टी तमिलनाडु, ठीक है। सेक्शन कौन सा है इसका? 10। 10(1)(d), 10(1)(d) सेक्शन है। गुड्स इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड एट साइट, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। सेक्शन 10(1)(d), ठीक है। सी, मेसर्स किर्लो इंडिया लिमिटेड मुंबई रजिस्टर्ड अपॉइंटेड ये फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग कहाँ आ रहा है? 12/5, ट्रेनिंग 12/5 में आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, 12/5 ट्रेनिंग, 12/6 एडमिशन टू इवेंट, 12/7 ऑर्गेनाइजेशन, बताया यार मैंने। अरे 12 किधर गया? 12/5 ट्रेनिंग। देखो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन जहां सर्विस प्रोवाइड करी है। अब किर्लोस्कर ये मुंबई में रजिस्टर्ड है, इन्होंने क्यूनिक्स को अपॉइंट करा दिल्ली के फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। मार्च में ट्रेनिंग कंडक्ट करी गई न्यू दिल्ली में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्विस कौन दे रहा है? सप्लायर कौन है बताइए? ये रेसिपिएंट है, ये सप्लायर है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, सी का प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू मुंबई। इवन इफ ट्रेनिंग इज कंडक्टेड एट दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई, सी का। सी का आंसर क्या है? मुंबई बराबर है। डी, अर्नब कैलकाटा, नॉट रजिस्टर्ड, बुक्ड एयर टिकट, एयर टिकट बुक करी है, हाँ ना? यहाँ अर्नब कैलकाटा नॉट रजिस्टर्ड है भैया। कौन है ये? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एयर टिकट बुक करी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर एयर टिकट बुक करता है तो सेक्शन 12(9), 12(9) क्या बोलता है? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां से वो बैठ रहा है, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन फॉर ट्रैवल टू मुंबई, कोलकाता, कोलकाता से। अब भैया बताया नहीं कहां से कराए, पर कोलकाता का आदमी ना ही। अच्छा नहीं, एट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, ये कोलकाता का आदमी है, इसने दिल्ली से लेके तो मुंबई की फ्लाइट बुक करी है। अब मेरे को क्या लगा कि भाई कोलकाता का आदमी है, पर बाद में ये जब पढ़ा ना, ही एम्बार्क्स दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू दिल्ली। कोची, होसर, मुंबई, दिल्ली, बराबर है, डन। चले आगे, चले आगे। आप क्वेश्चन पढ़े, हम इनको गायब करते हैं। पढ़िए, बताइए क्या है इसका जवाब। स्टर्लिंग ग्रुप्स introduces a holiday package for 5 days in Pondicherry and
महाबलीपुरम तमिलनाडु, अच्छा पौंडीचेरी और तमिलनाडु। पौंडीचेरी क्या है भैया बताइए? पौंडीचेरी अपना एक अलग स्टेट है, यूटी है। दिल्ली पौंडीचेरी, अरे यार पौंडीचेरी है ना, चलो खैर ठीक है। स्टे कर रहे हैं मतलब अकोमोडेशन की सर्विसेज है। अकोमोडेशन मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहां पे, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स में है तो इन दैट केस मल्टीपल स्टेट्स में अगर है तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई 2 स्टेट्स में रहेगा। और यहाँ पे पौंडीचेरी में रहे आप और तमिलनाडु में रहे, द स्टे इंक्लूड्स बोथ स्टेइंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, वेयर द स्टे इन तमिलनाडु पौंडीचेरी फॉर 3 नाइट्स। महाबलीपुरम का 2 नाइट है, 15,000 चार्ज करे है, 15,000 डिवाइड बाई 5, 3,000 पर डे। तो पौंडीचेरी का रहेगा 3,000 इंटू 3, 9,000 रहेगा। और महाबलीपुरम का रहेगा 6,000। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों जगह रहेगा, यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन कौन सा लगेगा अकोमोडेशन का? 12(4). ठीक, डन। अगला क्वेश्चन, पिंक एंड व्हाइट। अच्छा, अरे पिंक, एक आपको क्वेश्चन बताता हूं, मतलब ऐसा नाम था ना उसमें, दीदी लिमिटेड, जीजू लिमिटेड। एक क्वेश्चन था, दीदी लिमिटेड, जीजू लिमिटेड। दीदी लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ जीजू लिमिटेड। ऐसा एक क्वेश्चन है, फाइनल के अंदर है शायद, तो कुछ भी नाम रख देते। पिंक एंड व्हाइट कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड एट दिल्ली, सप्लाइड स्पेयर पार्ट टू विजय पटेल, लोकेटेड इन जयपुर। ये है सप्लायर, ये है रेसिपिएंट, बराबर। स्पेयर पार्ट सप्लाई करे, अच्छी बात है। एफओबी बेसिस, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब शिप तक लाके देने का काम हमारा है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का सामान है वहां पे तक लाके देने का काम हमारा है, ऐसा। और उसके बाद में मतलब देखो ना, यहाँ पे स्टेशन तक लाके देने का काम हमारा है, यहां से लेके आपके फैक्ट्री तक, आपके दुकान तक, शॉप तक, ये बायर को करना पड़ता है। फ्री ऑन बोर्ड में बायर को ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बुक करने पड़ते हैं, मतलब इन्होंने पैसा फ्री होम डिलीवरी नहीं बोला है। कॉस्ट इंश्योरेंस रेट में क्या होता है, आपके घर पे हम लाके देंगे। एफओबी में क्या होता है कि भैया हम बोर्ड तक लाके देंगे। एक्चुअली ये गलत वर्ड है, ये एक्स फैक्ट्री बोलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि एफओबी यूज होता है जब आप शिप से सामान लेके जा रहे हो। तो भैया हमारा बस ये है कि जो वेसल है, वेसल आप बुक करो, सप्लायर रेसिपिएंट को क्या बोलता है, वेसल आप बुक करो, हम बस उसमें सामान चढ़ा के दे देंगे, मतलब हमारे फैक्ट्री से वेसल पे लाके देने का काम हमारा है। जैसे ही हमने वेसल पे लाके छोड़ दिया सामान, फिर वेसल को वहां से लेके अपने गांव तक लेके जाने का काम रहता है रेसिपिएंट का, ठीक है। ये फ्री ऑन बोर्ड में है, डिटेल इसकी आएगी अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई में, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके, मतलब ये कल ही बता दूंगा मैं आपको, ये एफओबी क्या रहता, सीआईएफ क्या रहता, एक्स फैक्ट्री क्या रहता। आप अगर अपनी बुक में जाके चेक करोगे ना, 2 पन्ने पलट लो, तो आपको दिख जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में तीसरे ही पेज पे सीआईएफ, एफओबी और एक्स फैक्ट्री का मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, ठीक है। तो विजय बुक्ड कुरियर हिमसेल्फ विथ पिंक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन हरियाणा फॉर डिलीवरी इन जयपुर। अच्छा, ओके, तो कुरियर सप्लायर ने, रेसिपिएंट ने ही बुक कराया, विजय पटेल नहीं कराया ना, उसको ही करना पड़ता। पिंक एंड व्हाइट पिक्ड अप द मशीन फ्रॉम दिल्ली एंड डिलीवर्ड द कुरियर इन जयपुर व्हाइल पासिंग थ्रू पंजाब। मतलब इन्होंने जयपुर से उठाया, दिल्ली में लाके दिया, और बीच में यहाँ पे कहीं पंजाब है। अरे भाई बीच में पंजाब रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुरियर के केस में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेक्शन कौन सा लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बाय, मतलब यहाँ पे तो खैर रोड से ही है, ठीक है। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 लगेगा, 12 सबसेक्शन 8 लगेगा। और 12 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है देख लो, 12 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे गुड्स को हैंडओवर किया गया। यहां पे दोनों बोल रखा है। अनरजिस्टर्ड है तो क्या, अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, और रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन है, विजय पटेल, यहां लिख के रखा है, इससे ही मेरे को हेल्प हो जाती है। तो विजय पटेल रेसिपिएंट है, हाँ ना,
तो अगर अनरजिस्टर्ड है, पहली बात तो अनरजिस्टर्ड है तो क्या रहेगा, जहां पे गुड्स हैंडओवर करे, हैंडओवर कहाँ करे गए, अरे हैंडओवर कहाँ करे बताओ। पिक्ड अप मशीन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से पिक करिए ना, तो इसका आंसर तो दिल्ली आना चाहिए भैया। अरे भैया लिखा है ना, पिक्ड अप द मशीन फ्रॉम दिल्ली एंड डिलीवर्ड द कुरियर इन जयपुर। अब ये मत बोल देना कि हैंडओवर करे वो किसको, रेसिपिएंट को, नहीं नहीं, जहां से आपने कुरियर उठाया वहां की बात चल रही है, जहां से आपने कुरियर उठाया वहां की बात चल रही है। ये मत बोलना कि सर रेसिपिएंट को तो उसने जयपुर में हैंडओवर कर दिए। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 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 भाई, प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए कहा दिए, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है रे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली रहेगा, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मुंबई में है तो मुंबई, दिल्ली मुंबई, खत्म, ठीक है डन। अब ये एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ो, मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि जब आया था ना ये 9 मार्क का आया था, तो मेरे हिसाब से अगर अभी कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी खैर अभी तो आईडीडी के अंदर 9 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर कोई क्वेश्चन अगर आया भी तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन अब 9 मार्क के लिए नहीं, अब यही क्वेश्चन 7 मार्क के लिए आता है, यही क्वेश्चन अब 7 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से, और इजी टाइप का क्वेश्चन आपको फाइनल में भी मिल जाएगा, आपको सीए में फाइनल में मिलेगा, आपको सीए फाइनल में मिलेगा, सिर्फ क्या होगा, नाम चेंज होगा। इस क्वेश्चन के अंदर है ना एक घटिया चीज करी है इन्होंने, 950 लिखा है, ये 950 जो लिखा है ना टिकट की प्राइस, ये इंटरमीडिएट में दे रखा है, बट फाइनल में यहां पे 550 है, सॉरी 450 है। अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर आपको मजा आएगा, अलग लेवल का मजा आएगा, मतलब अलग लेवल का, ठीक है। तो एग्जाम में 950 आया था, मैं इसका आंसर जो दूंगा वो दूंगा 450 के हिसाब से, क्योंकि 950 में कोई चेंज ही नहीं है। अरे यार आपको पता है ना टिकट वाली बात, एडमिशन टू इवेंट 500 रुपए या उससे कम रहा तो एग्जम्प्ट है, और उसके ऊपर रहा तो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे बोलते हैं पहले 1550 था तो टैक्सेबल रहेगा, बट बाद में 950 हुआ, अरे 950 भी टैक्सेबल रहता है, कोई आंसर में चेंज ही नहीं है। अगर 450 रहेगा तो एक सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी, मजा आएगा। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो अपना हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ो तमीज से। जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो वीडियो अनपॉज करके कर लेना, अभी पॉज करके रखो वीडियो। माफ करिएगा माफ करिएगा माफ करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ आवाज चले गया था, मेरे को पता है, मैं वापस से बताता हूँ, डोंट वरी। ये 450 कराया मैंने, ठीक है, और ये 9 मार्क का नहीं है, भी 7 मार्क का आएगा अगर आया तो, और यही टाइप का क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें ही दम है, बाकी सारे फुद्दू क्वेश्चन थे, ज्यादा मजा नहीं आया उसमें, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में बहुत सारे नाम है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जीटीडी प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय वरुण, अ फेमस पॉप सिंगर, विशेष टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिक कॉन्सर्ट इन आगरा। आगरा में कॉन्सर्ट होने वाला है, यहां पे कॉन्सर्ट होने वाला है। ये जीटीडी प्राइवेट लिमिटेड कौन है, पॉप सिंगर है, पॉप सिंगर की कंपनी है। मैं वो उसी चीज को लिख रहा हूं जो मेरे को काम किए। जीटीडी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब, ये पंजाब में रजिस्टर्ड है, इसको भी अपने को हाईलाइट कर देना पड़ेगा। एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ इवेंट, अच्छा देखो मैं बता देता हूं, अच्छा चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं।
एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी अमन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली। ये जो जीटीटी है ना, ये वरुण की, पॉप सिंगर की, ये इनको एक इवेंट करवाना है। इसके लिए ये किसी इवेंट मैनेजर की सर्विस ले रहे हैं, जो कि क्या नाम है, अमन प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 8 लाख। ठीक है, अब इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए अमन प्राइवेट लिमिटेड है जो लॉन बुक करा है। कहां पे? जहां पे कॉन्सर्ट होने वाला है वही लॉन बुक करेंगे, आगरा में, फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट फॉर ए लमसम कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख। तो यहां पे पहली सर्विस है, 3 सर्विसेज है बेसिकली। ठीक है, पहली सर्विस है इवेंट मैनेजमेंट की, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर की। दूसरी सर्विस है अकोमोडेशन। आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉन बुक करना किसी फंक्शन के लिए, ऑफिशियल, मैरिज, कल्चरल फंक्शन के लिए, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को अकोमोडेट करते हो तो उस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री एट 1550 पर टिकट। तो पहला है एडमिशन टू इवेंट, एडमिशन टू इवेंट सर्विसेज। किसने दिया? जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। किसको दिया? ऑडियंस को दिया। अरे भाई, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एडमिशन टू इवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा बताइए जल्दी, कम ऑन फास्ट। एडमिशन टू इवेंट, अब यहां किसको दे रहे हैं हम? एडमिशन टू इवेंट के केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन का लफड़ा है क्या? देखो, एडमिशन टू इवेंट कहा गया रे भैया, एडमिशन टू इवेंट 12, यहां देखिए भैया 12 क्या बोल रहा है? जहां इवेंट हो रहा है, एंट्री टिकट, यहां पे भी मैंने लिखवा दिया था आपको, एंट्री टिकट, कॉन्सर्ट, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट। तो भैया जहां इवेंट हो रहा है, इवेंट कहाँ हो रहा है बताइए? इवेंट हो रहा है आगरा में, आगरा में हो रहा है, हाँ या ना? तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? आगरा रहेगा। अब जीएसटी कौन सा लगेगा? सप्लायर कौन है? जीटीडी प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का? अमृतसर का। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? आगरा। तो भैया लगेगा IGST। डन। सेकंड, दूसरी सर्विस है कौन सी? ऑर्गेनाइजर की, इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विसेज। कौन दे रहा है? ये दे रहा है अमन प्राइवेट लिमिटेड। अमन लिमिटेड दे रही है जीटीटी को, जीटीटी लिमिटेड को इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस सेक्शन 12(5)(6)(7), 12(7) रहेगा, बराबर है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट 12(7) है ना भाई, तुम क्या कर रहे हो? 12(7) है, देखो ना। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? अमन दे रहा है इसको, ये रजिस्टर्ड है, जीटीटी रजिस्टर्ड है ना अमृतसर में, हाँ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इक्वल्स टू अमृतसर। आया ना, बोलो जल्दी से, अमृतसर। सप्लायर कहाँ का है? अमन लिमिटेड कहाँ है? दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई अमृतसर। जीएसटी कौन सा लगेगा? IGST 2। और तीसरी सर्विस है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इवेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी कहाँ है? आगरा। कौन दे रही है सर्विस? सर्विस दे रही है होटल ब्लू वेल, होटल ब्लू वेल दे रही है। इसके लिए इवेंट किसने बुक करा है बताइए जल्दी से? इवेंट किसने बुक करा है? अरे भैया ये अमन ने बुक करा है, ये मत बोल देना। देखो
जीटीडी ने नहीं बुक करा, जीटीडी ने तो क्या बोल दिया, अमन को बोल दिया कि भैया देख हमको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ तू देख ले। तो ये अमन ने इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, अमन को दिया। अब जीटीडी कहाँ की है, जीटीडी है यूपी की, और आगरा भी यूपी में ही आता है। तो यहां लगेगा जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, है ना, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। किसी को आपत्ति है, नहीं होनी चाहिए। सेक्शन एडमिशन टू इवेंट का सेक्शन क्या है, एडमिशन टू इवेंट 12(5) है, ट्रेनिंग वाला 12(6) है, वो एडमिशन टू इवेंट 12(7) है, ऑर्गेनाइजर तो ये है 12(6), ऑर्गेनाइजर है 12(7), और इमूवेबल प्रॉपर्टी है 12(3). 12(2) डिफॉल्ट है, 12(3) ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हाँ ना भैया, कोई आपत्ति इसमें किसी को नहीं। अब अगर आगे आओ, अगर आप आगे आओगे ना तो आपको ये दिखेगा कि भैया अगर टिकट की प्राइजेस अब बुक में जो दे रखा था 950 रहती 1550 की जगह, तो क्या होता अगर 950 रहती ना, जैसे 1550 में ये जीएसटी लगता है इस पे, ये टिकट एडमिशन टू इवेंट मतलब टिकट की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो 1550 से जीएसटी लग रहा है, 950 में भी जीएसटी लगता था, इसलिए मैंने बोला 450। अगर 450 रहता था तो क्या होता था, 450 रहता था तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता था। प्लेस ऑफ सप्लाई तो आगरा आता था, बट ये एग्जम्प्टेड रहता था, ये एग्जम्प्टेड रहता था, बाकी दो अभी भी टैक्सेबल रहते थे। ठीक है, हाँ, तो यही समाप्त होता है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। 2022 दिसंबर में आया था, उसके बाद में एक क्वेश्चन नहीं आया है। ये जीटीडी प्राइवेट लिमिटेड वाला लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चंस फाइनल में भी आया है, मतलब अगर आप फाइनल की क्वेश्चन बैंक डिस्कशन देखोगे ना, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं। या इनफैक्ट मैं फाइनल वालों को शायद यही क्वेश्चन उठा के डाल दूं कि भैया इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कर रखा है, उसका वीडियो मैं उनको दे दूं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम है। बस यहाँ पे अमाउंट 950 बोला था, वहां पे अमाउंट 450 475 बराबर बोला है। और ऐसा नहीं है सिर्फ सीएमए के अंदर है, सीए फाइनल के अंदर है, सीएमए फाइनल के अंदर है, पास एग्जाम में भी आया हुआ है, सीए फाइनल के मॉड्यूल में भी है, सीएमए फाइनल के मॉड्यूल में भी है, सीए फाइनल पास एग्जाम में भी आया है, सीएमए फाइनल पास एग्जाम में भी आया है। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी छूटमुट जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड वाली बातें, तो उस पे एमसीक्यू बन सकता है। बट अगर मोटा मोटा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बनाना है ना, तो यही क्वेश्चन है जिसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। तो आई होप मजा आया होगा आपको। अगर ये अगेन यूट्यूब पे ही रहने वाला है तो प्लीज आपके जो भी दोस्त भाई बहन है उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हुआ, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई में एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, सो मेक श्योर जो प्रोविजंस है आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और याद करने के लिए आपको चार्ट बुक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। दिस इज सीए प्रणव सांडक साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। और जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनसे मिलते हैं कल वैल्यू ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।